हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूँ आपका होस्ट पीयूष मिश्रा। सभी लोग मेरे को जानते हैं बहुत ही अच्छे से। तो जैसा कि सभी लोग जानते हो कि डे 15 आज है हमारा NLP का, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी है, बिकॉज आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छे से समझ आएगा। और इसका मेन पर्पस है कि हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि जो हम ऑलरेडी एक टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल टेल यू कि हाँ, इसके बाद आप जाकर के अगर वो वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसा है, जब हम RNN पढ़ रहे थे, अगर किसी को याद होगा, किसी ने वो RNN वाली सीरीज़ से कोई अगर इधर आया है तो उसको ये बात ज़रूर पता होगी कि हम लोग जब RNN पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था जो कि NLP से रिलेटेड थी। और मैंने बोला था इसका जो डिटेल्ड है वो आपको NLP जब मैं पढ़ाऊँगा तब फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आज वही दिन है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि तुम्हें मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। यस, तो आज हमारा डे 15 एज ऑलवेज बैटरी जाने वाली है, बट हम उसके पहले ख़त्म कर देते हैं। तो द फैक्ट इज़ कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये जो NLP है इसमें अभी अब तक हमने कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया, कोई हमने डीप लर्निंग का यूज़ नहीं किया, बट अभी तक हमने क्या किया है, एम्बेडिंग्स करे हैं, कोसाइन सिमिलैरिटीज़ करी हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने किया था कि भाई एम्बेडिंग्स क्या होते हैं और कोसाइन सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। ये क्या बताती हैं, ये भाई हमारे दो अगर वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंसेस हैं तो उनके बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है वो ये बताती हैं। अब मान के चलो कि तुम्हारे पास एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई लव NLP, ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। दूसरा तुम्हारे पास जो सेंटेंस है वो है NLP लव आई, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस। अब अगर तुम्हें इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत तो तुम इस चीज़ को समझ जाओगे कि इसमें से बेटर से या फिर अच्छा या फिर करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, और वो तुम्हारे पास दिखेगा कि फर्स्ट वाला जो तुम्हारा सेंटेंस है दैट इज योर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जिसका आप यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज योर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये क्या है, इसका हमें कोई मतलब नहीं समझ आ रहा, पर यहाँ पे जब आप एम्बेडिंग से या फिर कोसाइन सिमिलरिटी से या फिर TF-IDF से करोगे तो क्या होता है, जब आप TF-IDF जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक, या फिर एम्बेडिंग्स वगैरह क्या करते हैं, सब इसके वेक्टर्स बनाते हैं, वर्ड टू वेक वगैरह। तो दोनों सेंटेंस जो हैं इनका जो वेक्टर आएगा वो सेम आएगा, दे विल गेट सेम वेक्टर। क्यों, मैंने क्या बोला था, वेक्टर्स में क्या होता है कि वो कोसाइन सिमिलैरिटी देखता है। तो जब आप इसका वेक्टर बनाएंगे, सब कुछ बैग ऑफ वर्ड वगैरह से बनाएंगे तो वेक्टर आएगा। तो जब आप इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी देखोगे, क्योंकि सेम वेक्टर आ रहा है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी में हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.0, यानी आइडेंटिकल। तो इससे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो मॉडल है वो क्या बताएगा कि ये दोनों ही सेंटेंस सेम है। पर एज ए ह्यूमन बीइंग आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है इंग्लिश में क्या है, आप बोलोगे कि ये जो सेंटेंस है दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। ठीक, और मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट है कि NLP लव आई लव NLP। इसमें क्या हुआ है कि मैं NLP से प्यार करता हूँ, ये कहता है NLP मेरे से प्यार करता है। गलत कुछ नहीं है, दोनों ही सही है, बट दोनों ही आइडेंटिकल आ जाएंगे और दोनों बोल देगा कि सेम। जैसे राम लव सीता, सीता लव राम, दिस टू आर द डिफरेंट सेंटेंसेस। एक को राम के बेस पे बोला जा रहा है, एक को सीता के बेस पे बोला जा रहा है, करेक्ट। तो इसलिए ये दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो हमें पता कैसे चलेगा, कोसाइन सिमिलैरिटी या फिर TF-IDF या वेक्टराइजेशन तो हमें नहीं इसमें लेकर के आ रहा, राइट। अब इसके बेस पे अगर हमने ये चीज़ लगाई तो हम क्या देखते हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी आप एम्बेडिंग्स करते हो ना, एम्बेडिंग्स के टाइम पे जब भी हम एम्बेडिंग्स करते हैं तो एम्बेडिंग्स में वर्ड ऑर्डर नहीं देखता कि किस ऑर्डर में है, चाहे ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, चाहे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, उससे कोई मतलब नहीं ऑर्डर क्या है, उसको सिर्फ वर्ड देखना है और वो देखना है कि उसका वेक्टर क्या बन रहा है। अगर वेक्टर बन रहा है सेम वेक्टर पे बता देगा कि दोनों सेंटेंस सिमिलर है। तो ये प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। और
ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कभी जाके कभी अभी इस वीडियो को पॉज करो या फिर इस वीडियो के बाद में जाके देखना कि जब भी तुम ChatGPT या फिर किसी पे भी लिखोगे ना कि NLP लफ्ज़ है या आई लव्स NLP, तो ये दोनों ही सेंटेंस को वो गलत बताएगा। वो सॉरी, दोनों सेंटेंस को बोलेगा दीज टू आर द डिफरेंट सेंटेंसेस बट दे आर नॉट। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आया, लोगों ने जो सोल्यूशन, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका जो सोल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला कि भाई इसमें आप क्या यूज़ कर दीजिए, कुछ ऐसा करो जो कि वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करे। यानी अगर हमने लिखा है आई लव NLP, तो ये एक एक वर्ड को उठाए और एक एक वर्ड को देखे कि इसका मतलब क्या है और ये क्या चीज़ बताता है। ठीक, यानी कि अगर ये इस पे जा रहा है तो नेक्स्ट फिर ये इस पे आए और नेक्स्ट फिर ये इस पे आए, इसके बेस पर कोई एक फाइनल आउटपुट निकले। सिमिलरली अगर हम ये लिखते हैं NLP लव आई, तो इसमें भी मेरे पास क्या है, इसमें भी मेरे पास आया कि एक एक वर्ड देखे ये कि ऐसा ऐसा, और इसके बाद कुछ एक फाइनल लेके आया कि ये भी ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, उसके बाद इस सीक्वेंस ऑर्डर में जा रहा है। तो एम्बेडिंग्स में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप भाई एक एक वर्ड को मत देखो, आप सिर्फ वर्ड का ऑर्डर मत देखो, आप वर्ड देखो। बट इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया वर्ड का ऑर्डर देखना, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में। तो इस चीज को बनाने के लिए किस टॉपिक का यूज किया गया, RNN, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वाली सीरीज डीप लर्निंग की, तो आप जरूर जाकर के देखना, लिंक आपको मिल जाएगा, एक अलग से प्लेलिस्ट है उसमें आप दिख जाएगा। तो RNN का जो मतलब होता है दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। क्या है ये भैया, है ये डीप लर्निंग का पार्ट। तो यानी कि अब हमें यहाँ पे डीप लर्निंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि RNN क्या करेगा, RNN सीक्वेंशियल ऑर्डर को समझेगा और उसके बेस पे आपको मीनिंग बताएगा। तो जब आप यहाँ लेके आएंगे तो ये बोलेगा दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, यानी दिस इज अ गुड वर्ड, और इसको बोल देगा दिस इज समथिंग जो कि वियर्ड है। ठीक है, वियर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो रॉन्ग, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, या फिर इससे पूरा डिफरेंट चीज है। ठीक है, हमने मेरी बात एक और एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि अभी एक मूवी आई ना, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, धुरंधर, ट्रेलर मैंने देखा, एक नंबर ट्रेलर है। तो उसमें मान लो कि कोई इंसान मूवी देखने गया और उसने बोल दिया कि द मूवी वॉज गुड। ठीक है, द मूवी वॉज गुड। ठीक, दूसरा सेंटेंस आया, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ही इज पाकिस्तानी कैप्टन, गुड द मूवी वॉज नॉट। उसने बोला कि उसने बोला गुड द मूवी वॉज नॉट, मतलब कि मूवी जो है वो गुड नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने आप पाकिस्तान, आप हाँ दूसरे हमारे पड़ोसी देश के जो कप्तान हैं उनको भी आप सुनते हैं, अभी जो केविन पीटरसन के साथ में वीडियो आया उनका, जिन्होंने बोला बूज बम्स। ठीक है, तो द मूवी वॉज नॉट गुड, उनका कहने का मतलब यही है कि द मूवी वॉज नॉट गुड, बट उन्होंने क्या बोला, गुड द मूवी वॉज नॉट। आपको इंग्लिश आती है, आपने ये बोला कि ये इस सेंटेंस का मतलब है कि दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस, कि भाई उसने बोला, अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें, सेंटिमेंट एनालिसिस के बेस पे दिस इज पॉजिटिव, एंड इसको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव। अब आप सोचते हो कि आपका जो मॉडल है, जो आप जो कोड लिख रहे हो, वो भी इसी प्रकार से चीजों को समझे। ठीक, अब देखो दोनों में ही क्या है, चीजें सेम है ना। ठीक, दोनों में क्या है कि चीजें सेम है। तो अगर आप एम्बेडिंग्स लगा दोगे या फिर बैग ऑफ वर्ड लगा दोगे, तो उसको ऑर्डर से मतलब नहीं है, वो इसका वेक्टर अलग बनाएगा, इसका वेक्टर अलग बनाएगा, इसका वेक्टर अलग बनाएगा, इसका वेक्टर अलग बनाएगा, एक ही उसको एक्सेप्शन दिखेगा, बट उससे भी क्या बोलेगा कि भैया एम्बेडिंग्स में क्या बोलेगा, ये सेम है, कोसाइन सिमिलैरिटी में 1 पॉइंट से कुछ नीचे आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। बट ये दोनों ही अपोजिट सेंटेंस है, कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छी मूवी है और किसी एक को बिल्कुल भी मूवी नहीं अच्छी लगी, तो दो बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। तो इसलिए हम जब RNN लगाएंगे तो RNN में क्या होगा, जो प्रोसेस चलेगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, द मूवी वॉज गुड,
ठीक है, और हर एक वर्ड अपना पिछला कंटेक्स्ट लेकर के चलेगा। तो अगर आपका वॉज गुड आएगा तो उसको लगेगा कि दिस इज अ गुड थिंग, बट जैसे ही आता गुड द मूवी वॉज, यहां तक उसको लग रहा है सही, बट उसके आगे उसने नॉट लगा दिया तो फिर उसको लग गया कि भाई ये उसका कहना है कि दिस इज द रॉन्ग थिंग। ठीक, एक दूसरी प्रॉब्लम समझो, ये तो हो गया कि वर्ड के ऑर्डर के देखते हुए। दूसरा एक सेंटेंस है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मान लो कि द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर, मैनेजिया, ठीक है, बैंक मैनेजर क्या है, वॉकड इनटू द रिवर बैंक, वॉकड इनटू द रिवर बैंक। एक जो बैंक मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो रिवर बैंक पे वॉक कर रहा है। आप इंग्लिश जानते हो, ठीक है, आपने क्या बोला कि जो ये वाला जो बैंक है और ये वाला जो बैंक है, क्या आप बोलोगे सेम है? नहीं बोलोगे ना, दिस रिलेटेड टू कि बैंक यानी कि फाइनेंशियल चीज आ गया, और ये वाला जो रिवर बैंक है वो बता दिया कि जियोग्राफिकल। तो ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड दिस इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। कि जो रिवर की जो साइड का जो एरिया होता है उसको बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भाई ये तो दोनों ही गलत चीजें आ गई। यहीं पे अगर आप अपने पड़ोसी देश में जाएंगे और वहां बोलेंगे तो उसको लगेगा बैंक मैनेजर वॉकड इनटू द रिवर बैंक, मतलब कोई रिवर पे कोई बैंक है वो उस पे जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से भाई साहब आपका एम्बेडिंग काम करता है, वो दोनों ही बैंक के वेक्टर को सेम बना देगा और वो बोल देगा कि भाई ये चीज नहीं काम कर रही है तो आपका सेम है, लेकिन ऐसा सेम नहीं है। आरएनएन क्या करेगा, आरएनएन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग करेगा बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यानी उसका मीनिंग भी दूसरा निकल के आएगा। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम हमने समझी ये, दूसरी प्रॉब्लम हमने समझी ये, जो कि नेचुरल लैंग्वेज या फिर एम्बेडिंग के साथ में थोड़ी बहुत में प्रॉब्लम है। तीसरी समझते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो पूछ सकते हैं कि भाई कुछ मुझे ऐसे प्रॉब्लम बताओ कि जो एम्बेडिंग्स में यूज होता है बट आपको प्रॉब्लम है और आप आरएनएन उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसके लिए आरएनएन यूज करेंगे। तीसरा क्या आता है, तीसरा आप लिख सकते हो, इसको हमने क्या बोल दिया कि कंटेक्स्ट बेस, ठीक है, कंटेक्स्ट के लिए आएगा। और तीसरा समझो कि मान लो आपने एक सेंटेंस लिखा है कि आई लव न्यूयॉर्क, ठीक है, या फिर इंडिया में रहना तो आई लव कश्मीर, ठीक। और एक आपने सेंटेंस लिखा आई लव कश्मीर बिकॉज snowfall happens in winter, a good scenic, ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिखा। मतलब एक बच्चे ने ये आंसर लिखा 1 नंबर वाला, एक ने लिख दिया 10 नंबर वाला कि भाई पूरा सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, एम्बेडिंग इसमें फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्बेडिंग के लिए जनाब, एम्बेडिंग के लिए एक सबसे पहली चीज बताई थी कि भैया फिक्स्ड साइज के आपके पास में सेंटेंस होने चाहिए, कि अगर आपके पास में साइज फिक्स नहीं है तो फिर क्या होगा, आप उसमें एम्बेडिंग नहीं लगा सकते हो। बट आरएनएन में क्या है, आरएनएन में साइज का कोई मैटर नहीं करता, उसमें नहीं मैटर करता कितना लंबा सेंटेंस है, क्या लेंथ है, क्या नहीं है। तो वर्ड बाय वर्ड तब तक चलेगा जब तक कि उसका एंड नहीं आ जाता है, जब तक वो पूरा खत्म नहीं कर देता, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आरएनएन ने सॉल्व किया जिसकी वजह से आरएनएन इसमें आ गया, ठीक है। अब मैथमेटिकल चीज़ें क्या होती हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें एग्जाम्पल में बता रखा है, आपको लास्ट वीडियोस आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कि सिंपल आरएनएन क्या होता है, फीडबैक लूप क्या होता है, और बैक प्रोपगेशन क्या होता है इसमें, है ना, कि एच टी और HT-1 ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, चीज़ें कि भाई क्या क्या आप कर सकते हैं, है ना, कि वेट उसका चेंज कर सकते हैं, वाई हैट वाई जी वगैरह वगैरह, ठीक है, समझे, ये एक चीज़ें थी उसमें। तो वो मैं नहीं जा रहा, उतना नहीं जा रहा। तो ये समझ गया कि क्यों ज़रूरत है कि वाई
वी नीड डीप लर्निंग इंस्टेड ऑफ NLP। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा वाई डीप लर्निंग बेटर देन एम्बेडिंग। ठीक, तो इसके लिए हम रीजन बताएंगे। पहले तो हमने लगाया था क्यों जरूरत है, वाई डू वी नीड डीप लर्निंग विसेस, आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों उसका कैसे बेटर है। तो इसके लिए कुछ चीजें जैसे कि आप सीक्वेंशियल नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मान लो, चलो एक इसको लिख ही देता हूं कि वाई DL is better than NLP। ठीक है, सॉरी, एम्बेडिंग्स। NLP, ठीक, ये इसको देखना। तो पहला जो प्रॉब्लम आया, द फर्स्ट रीजन इज, रीजन वन इज, अच्छे समझना कि मान लो एक सेंटेंस लिखा है, द कैट सैट ऑन अ मैट। एक जो कैट है वो एक मैट के ऊपर बैठी हुई है। ठीक, द कैट सैट ऑन अ मैट। तो इसमें क्या करेगा, जो RN मैंने भी बताया कि पिछले वर्ड पे जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे, तो अगर आप देखो कि दा जो है, दी, THE, दी, दिस इज एन आर्टिकल। ठीक, कैट क्या है, कैट इज अ नाउन। ठीक है, कैट क्या हो गया, नाउन हो गया। सैट क्या हो गया, सैट इज अ वर्ब। ये ऑन क्या हो गया, ऑन आप बताइए, आपने पढ़ रखा होगा। ऑन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन, यानी कि इसको एक फुल कंटेक्स्ट चाहिए या फिर कुछ ऐसा, दिस इज द प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑन ए मैट नहीं, ऑन द लिखो यहाँ पे, ऑन दी मैट। तो दी क्या हो गया, दिस इज योर आर्टिकल। और मैट क्या हो गया, मैट इज अगेन अ नाउन, जो कि आपका फाइनल ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जो इसमें क्या होता है, इसमें सीक्वेंशियल नेचर ऑफ लैंग्वेज देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप कि सीक्वेंशियली आप देखेंगे और आप देखेंगे कि वो पिछले वाले किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, कि द कैट सैट ऑन अ मैट। बट एम्बेडिंग्स में क्या होगा, हर वर्ड को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो सबको एक साथ लेगा और सबको बोलेगा कि भाई ये चीजें हैं और ऐसी की बात है। सॉरी, वो हर वर्ड को इंडिपेंडेंटली ही ट्रीट करेगा, बोलेगा दा अलग है, सैट अलग है, कैट अलग है, उसको पिछले से कोई लेना देना नहीं। ठीक, समझे, ये हो गया रीजन नंबर वन। सेकेंड रीजन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, क्या हो गया, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज। अब इसको समझो, जैसे कि एक बहुत बड़ा कोई सेंटेंस लिखा है, कि जैसे हमने कोई मूवी का रिव्यू दे दिया, जिसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सपोज करो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मूवी वॉज फैंटास्टिक। ठीक है, फिर कुछ और बहुत बड़ा कुछ सेंटेंस लिखा है, उसके बारे में प्लॉट कितना लिखा है, और एंड में लिखा है कि रणवीर, नहीं कौन है, रणवीर है, रणवीर प्लेड ग्रेट रोल। मैंने भी मूवी नहीं देखी बट आई नो द ट्रेलर, तो उसमें बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है कि इसमें क्या है, सपोज करो यहाँ पे रणवीर वॉज गुड, ऐसे लिख सकते हो। सपोज करो ऐसे लिखा, रणवीर वॉज गुड। ठीक, अब ये जो वॉज है, दिस वॉज, ये वाला वॉज और ये वाला वॉज, इनका दोनों का डिफरेंट अपना मीनिंग है। ठीक है, समझ सकते हो सेम नहीं। ये वाला जो वॉज है, ये किसको रेफर कर रहा है कि भाई सपोज करो कोई चीज हमने, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ड है, द मूवी वॉज फैंटास्टिक। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारा रणवीर की खासियत को बताने के लिए, या फिर ऐसे कुछ ऐसा लिखो, मैं कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा मेरे पे, एंड सपोज लिख रहा है हाउ गुड रणवीर वॉज। ठीक है, ऐसा ऐसा समझो वो लिखा है कि वॉज यहाँ पे एंड में लिखा है। अब देखो जब यहाँ पे करोगे, ये वॉज अलग है, ये वॉज अलग है, ये में वॉज रणवीर के फ्रेम पे है। तो अगर हम एम्बेडिंग पे जाएंगे, तो एम्बेडिंग में क्या बोलते हैं कि वेक्टर भैया वॉज है, तो वॉज का वेक्टर हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी हो, फलाना ढिमकाना कोई भी हो, सबके लिए वॉज इज इक्वल। बट अगर आप
उसको हटा देंगे, अगर आप RNN पे जाएंगे तो वो रेफरेंस लेगा कि ये वाला वॉज इधर जा रहा है तो दिस कैन एक्ट एज अ वर्ब, और ये वाला वॉज रणवीर के साथ आ रहा है तो कुछ प्लॉट से रेफर करेगा या कुछ ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ एक हमारे पास में आती है जिसमें लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज होती हैं कि भाई ये डिपेंडेंसीज आपकी किसके ऊपर जा रही हैं या कुछ। ठीक है, और क्या कर सकते हो कि सिमेंटिकली अच्छा हो सकता है, जैसे कि आप हर एक वर्ड को सेम ना ट्रीट करें या कुछ ऐसी चीज। तो अगर हम एक अच्छा सा टेबल बनाएं, फाइल मेक अ टेबल, और जिसमें मैं इधर यहाँ पे लिखता हूँ एम्बेडिंग्स, ठीक है, एम्बेडिंग लिख देते हैं जो कि हमारे पास में है, और एक हम लिख देते हैं RNN। तो अगर हम इनके बीच का अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस आपके लिए लेकर के आऊँ, तो मान लो कि मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ और इधर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या चीजें मेरे पास आ सकती हैं। तो सपोज करो फर्स्ट करो वर्ड ऑर्डर, कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं, कट करके लिख देता हूँ फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब एक एक चीजों को समझते हैं। तो वर्ड ऑर्डर क्या है, वर्ड ऑर्डर किस में है, वर्ड ऑर्डर जो है एम्बेडिंग में नहीं आता, RNN में वर्ड ऑर्डर मैटर करता है। कंसीडर करते हैं RNN में कि वर्ड ऑर्डर क्या है। कंटेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें वेक्टर्स सेम रहते हैं, कह सकते हो कि सेम वेक्टर। इसमें क्या होगा, डायनामिक होगा, यानी कि चेंज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन से दैट इज डायनामिक वेक्टर। ठीक है, डायनेमिक वेक्टर। तीसरा चीज लॉन्ग डिपेंडेंसीज, इसके अंदर लॉन्ग डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं और इसके अंदर लॉन्ग डिपेंडेंसीज होती हैं। ग्रामेटिकली दिस इज नॉट गुड, दिस कैन एक्ट एज अ ग्रामर कि भाई क्या फिर अच्छा है क्या नहीं है। अब अगर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इसके अंदर इतने सारे मॉडल ट्रीट हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग करनी होगी, बार बार रिकरेंस करना पड़ेगा, लूप चलेगा, तो ये स्लो होगा। बट ये थोड़ा सा फास्ट होता है, बट फास्ट के साथ साथ हमें वो एक्यूरेसी नहीं मिलती, इसलिए चीज देखनी पड़ती है। इसकी मेमोरी क्या होती है, लो होती है, मतलब इसको ज्यादा याद व्याद नहीं रहता। इसकी मेमोरी क्या होती है, मीडियम रहती है, कि मीडियम मेमोरी स्टोर करेगा या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, बेस्ट यूज किसके लिए आप कर सकते हो, ये जो आप यूज करते हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तो दिस इज फॉर सिमिलैरिटी। अगर आप किसी बीच में सिमिलैरिटी देखनी है या फिर आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, देन दिस इज गुड। बट जो सीक्वेंस टास्क हैं या फिर जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको सीक्वेंस मैटर करेगा, उसके लिए आपको RNN का यूज करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में जैसे गूगल ट्रांसलेट जब आप यूज करते हैं ना, उसमें आप कैसा भी सेंटेंस लोगो उसको उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेट कर देता है। तो इस चीज में आप इसका यूज नहीं कर सकते, आप इसका यूज ज्यादा कर सकते हो कि ट्रांसलेशन के लिए आप इसमें ये चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। RNN के बारे में हमने आगे पीछे पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ RNN क्या होते हैं, कि आपके पास में 1 to 1 होता है, मैनी टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है। वो सब चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा ही है सेम। तो आप जाकर के एक बार पिछले में देख लेना कि RNN क्या है और इसका यूज क्या कर सकते हो आप। ठीक है, समझ गए। अब RNN में एक प्रॉब्लम आई थी वैनिशिंग ग्रेडियंट की। जब आप एक बड़ा सा सेंटेंस लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको वो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज पे थोड़ा सा भूलने लगता है। जैसे हमने लिखा ना लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, तो इस पर होती हैं, बट अगर बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया ना तो फिर वो चीज़ को भूल जाता है। तो इसलिए इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए LSTM हम यूज़ करते हैं, जिसमें गेटेड टेक्नोलॉजीज होती है वगैरह। तो वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे, जा करके उस चीज़ को देखना और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम RNN यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्या, एक हम लेंगे कुछ सेंटिमेंट्स, जैसे कि रिव्यू लेंगे मूवीज़ के, और हम उसको एनालाइज करेंगे विद ग्राफिकल और एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ RNN, कि कैसे हम उससे हेल्प करके हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यूज़ करने वाले हैं हम। 7-8 स्टेप में आप करेंगे, हम करेंगे उसमें क्लासेस बनाएंगे मैनुअली, कैसे स्क्रैच से सिंपल RNN का। ठीक है, फिर हम एम्बेडिंग्स और RNN को कंपेयर करेंगे, देन विल यूज़ द सेंटिमेंट एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एनालिसिस, और ये सब चीज़ें हम इसमें करने वाले होंगे। ठीक है, समझ गए। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एक RNN और इसके बीच का जो मतलब है वो समझ आया होगा, क्यों RNN की जगह पे सॉरी एम्बेडिंग की जगह पे RNN यूज़ होता है, वो भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब ख़ैर एंड एंजॉय द मैच, बाय।